क्या हुआ निक? क्या बात है? जवाब ठीक से आता उससे पहले ही एक डरावनी डार्क ऑरा आसमान को चीरती हुई निकल गई। फिर उस अबिस जैसे आसमान में एक तबाही भरी आग भड़क उठी, इतनी अनजानी और खौफनाक कि सब लोग वहीं जम गए। पैन रोटर की आंखें खौफ से पूरी खुल गईं और उसके होंठ कांपने लगे, मुश्किल से शब्द निकल पाए। ये मैलेवोलेंट एनर्जी। जैसे ही उसने उसे साफ साफ महसूस किया, उसके चेहरे का सारा रंग उड़ गया। धत्तेरे की, मैं इस सिग्नेचर को जानती हूँ। बेप्सी उसके गले तक चढ़ाई और खुद को रोक पाने से पहले ही उसने उसका नाम पुकार दिया, जैसे शायद सिर्फ इतना करने से अभी भी सब बदल सकता हो। मास्टर ली हॉय। वो सीधे भागकर ग्रैंड क्लॉडी आर्पेगिरो रोमियो के पास पहुंची। चेहरे पर साफ पैनिक लिखा हुआ था और हड़बड़ी में अपनी रिपोर्ट देने लगी। उसकी सांस तक संभल नहीं रही थी। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमें अभी के अभी सबको इवैक्यूएट करना होगा। ग्रैंड क्लॉडी आर्पेगियो रोमियो ने पलक झपकाई, क्योंकि उसकी आवाज की गंभीरता ने उसे सच में चौंका दिया। और मैं तो अभी मैजिक टावर लौटने के बारे में सोच रहा था। उसने उसे शांत करने के लिए हाथ उठाया। पहले खुद को संभालो। यहां आखिर हो क्या रहा है? उसने गहरी सांस खींची और इस अफरातफरी को शब्दों में बांधने की कोशिश करने लगी। आप ये जानते हैं मास्टर, स्पिरिट्स आमतौर पर नेचर में इतने सहज तरीके से घुली होती हैं कि साधारण इंसान उनका असली रूप देख ही नहीं पाते। लेकिन वो चीज अलग है। वो नेचर का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। वो तो डार्कनेस और ग्लूम का एक बिना आकार वाला खाली शून्य है। वो अभी हमारे ठीक ऊपर मंडरा रही है और उससे निकलती पिच ब्लैक ऑरा इतनी घनी और दम घोंटने वाली है कि लग रहा है जैसे हवा खुद निगली जा रही हो। नीचे खड़ी भीड़ बढ़ती बेचैनी से कांपने लगी। वो आसमान की उस अनोमली को पहचान नहीं पा रहे थे और वही अनिश्चितता डर को और तेजी से फैला रही थी। ये छाया जैसी चीज आखिर है क्या? और जब जवाब साफ हुआ तो वो सवाल से भी ज्यादा बुरा निकला। वो एक डार्क स्पिरिट थी। पैनरोटर ऐसी लग रही थी जैसे बस अब पूरी तरह टूटने ही वाली हो। ये कोई साधारण या कहो नेचुरल चीज नहीं थी। ये किसी बिल्कुल पराई किस्म का अस्तित्व था। फिर भी जब ग्रैंड क्लॉडिया आर्पेगियो रोमियो ने अपने सामने घबराई खड़ी लड़की की तरफ देखा, उसका चेहरा बर्फ जैसा ठंडा और अडिग ही रहा, जैसे उसमें दरार पड़ ही नहीं सकती। उसकी आखिरी चेतावनी ऐसी आवाज में निकली जो डर से लगभग खोखली लग रही थी। कम्युनिकेशन नामुमकिन है। और फिर किसी को जवाब देने का मौका मिले उससे पहले ही एक सिस्टम विंडो ने उस तनी हुई खामोशी को चकनाचूर कर दिया। अ डार्क स्पिरिट हैज डिसेंडेड। उधर रिफ्ट के एंट्रेंस पर एक रिपोर्टर अपने माइक्रोफोन में जोश भरी, बिजली जैसी एनर्जी के साथ बोल रही थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि माहौल अगले ही पल कितना बुरी तरह बदलने वाला है। ग्रीटिंग्स एवरीवन, आना हियर रिपोर्टिंग लाइव। मैं अभी एक्शन के बिल्कुल किनारे खड़ी हूँ। उसने अपने कैमरामैन की तरफ मुड़कर आगे इशारा किया। ये इस वक्त मौजूद सबसे हाई रैंक रिफ्स में से एक है। दो दिग्गज वर्ल्ड यूनिफिकेशन और रेडनिंग दोनों यहां पहुंच चुके हैं। हाल की रैंकिंग रिवर्सल ने पहले ही बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है। उसके पास खड़े कोएंकर ने जल्दी से सिर हिलाया। बिल्कुल। चलिए ऊपर से ड्रोन कैम से बेहतर नजारा लेते हैं। कैमरा लू एक्सीएन चुन पर जूम हुआ और वो इतनी तीव्रता से भरा हुआ था कि अपनी ट्रूप्स को आदेश देते हुए लगभग गरज रहा था। चार्ज माय सोल्जर्स। रिपोर्टर इस अफरातफरी के बीच भी बिना रुके बोलती रही। चाइना की वर्ल्ड यूनिफिकेशन गिल्ड ने हाल ही में रेड निंग से नंबर 1 पोजीशन छीन ली है।
फिर ड्रोन दूसरी राइवल गिल्ड की तरफ भी घूम गया। दोनों तरफ के लोग जान लगाकर लड़ रहे थे और वो रियल टाइम में बैटल का एनालिसिस करती जा रही थी। लगता है जेस्से को खोने के बाद रेडनिंग अभी तक पूरी तरह संभल नहीं पाई है। दोनों गिल्ड्स इस रिफ्ट को सबसे पहले क्लियर करने के लिए बेतहाशा कोशिश कर रही हैं। यहां खड़े खड़े भी टेंशन महसूस हो रही है। तभी बिना किसी वार्निंग के एक विशाल स्टॉर्म फ्रंट आ गया और वहां मौजूद हर इंसान दंग रह गया। कैमिला ने उलझन और बेचैनी के साथ आसमान की तरफ देखा। ये क्या है? सिर्फ थंडर। वर्ल्ड यूनिफिकेशन गिल्ड ने तुरंत अपना असॉल्ट रोक दिया। जेंटिन अविश्वास से चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? क्या सेलेस्टियल रियल्म मेरी सम्मान का जवाब दे रहा है? उसके सबॉर्डिनेट ने तुरंत उस बात को काट दिया। नामुमकिन, माय लीज। इस उलझन के बीच जैसे सबके सवालों का जवाब देने के लिए एक सिस्टम विंडो सामने आ गई। वर्ल्ड यूनिफिकेशन के मेंबर्स ने उसे पढ़ा और शॉक में जम गए। लू एक्सियन चैन के मुंह से हैरान सांस निकल गई। क्या? रेड निंग की तरफ भी हालत बेहतर नहीं थी। वे भी उतनी ही खाली नजरों से देख रहे थे, क्योंकि जो उनकी आंखों के सामने था उस पर यकीन करना मुश्किल था। ये उम्मीदों का पूरा उलट जाना था। लॉक सिस्टम बोर्ड को घूरता रहा, फिर बेबस होकर धीरे से बुदबुदाया, फिर से तुम ही हो क्या? नोटिफिकेशन ने बात पक्की कर दी। अ डार्क स्पिरिट। उसी पल उसका दिमाग सीधा ली हॉय की तरफ गया। उधर ग्रैंडफेल क्लॉडिया आर्पेगियो रोमियो इस मना रिकैप वाले पल के बीच उस एंटिटी के सामने आमने सामने खड़ा था। वो चीज इतनी क्रशिंग प्रेशर छोड़ रही थी कि कोई साधारण इंसान वहीं चपटा हो जाता, लेकिन ग्रैंडफेल क्लॉडिया आर्पेगियो रोमियो 1 इंच भी नहीं हिला। वो पहाड़ की तरह खड़ा रहा। विगांग की हालत इतनी अच्छी नहीं थी। आंधी जैसी हवा उसे हर तरफ से पीट रही थी और उसके लिए कैमरा सीधा रखना या अपने पैर जमाकर खड़े रहना लगभग नामुमकिन हो गया था। क्या मास्टर ली हॉय के सामने जो चीज है वो सच में एक डार्क स्पिरिट है? देखने में तो ये पूरा स्पेशल क्लास मॉन्स्टर लग रहा है। हमें अभी नोटिफिकेशन मिला है। पास में दुबकी हुई 2 और लड़कियां भी अंदर तक हिल चुकी थीं। छोटी बालों वाली लड़की साफ कांप रही थी। मुझे इस बारे में बहुत बुरा एहसास हो रहा है। उसी नाजुक पल में पैनरोटर ने एक बार फिर बेताबी से ग्रैंडफेल क्लॉडिया आर्पेगियो रोमियो को समझाने की कोशिश की। ग्रैंड मेज, प्लीज पीछे हट जाइए। क्या आपको समझ भी है कि डार्क स्पिरिट क्या होती है? ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। जब उसने फिर भी जवाब नहीं दिया तो उसकी आवाज खुली दहशत से ऊंची हो गई। ये हमारी जानी पहचानी स्पिरिट्स जैसी बिल्कुल नहीं है। ये अबिस से जन्मी हुई सत्ता है। ज्यादातर इंसान ऐसी चीज से कम्युनिकेट तक नहीं कर सकते। अफवाहें कहती हैं कि डार्क स्पिरिट्स सिर्फ उन जगहों पर दिखती हैं जो ईविल, मिस्ट्री और बिगड़ी हुई एनर्जी में डूबी हों। डर से उसका चेहरा पीला पड़ चुका था जब वो उससे विनती कर रही थी। टेप एना के 10 सबसे रहस्यमय जोन्स में से एक है। ऐसी जगहें सामान्य हालत में भी पहले से अस्थिर होती हैं। मुझे लगता है यहाँ स्पिरिट्स की बेहिसाब डेंसिटी ही इसकी वजह बनी है। एक ही जगह पर एक साथ इतनी सारी स्पिरिट्स को सम्मान करना सुना तक नहीं गया। इसलिए प्लीज सर, ये मेरी गलती है। मुझे पहले डेटा इकट्ठा कर लेना चाहिए था। वो खुद को और दोष देती उससे पहले ही ग्रैंडफेल क्लॉट आर्पेगियो रोमियो ने बात काट दी। उसके पैनिक के बिल्कुल उलट वो पूरी तरह शांत था। ये तुम्हारी गलती नहीं है। लेकिन अंदर ही अंदर पैनरोटर अब भी गिल्ट के पूरे वजन से दबी हुई थी। आखिर मास सम्मानिंग की रिक्वेस्ट उसी ने की थी।
ग्रैंडफेल क्लॉडिया आर्पेगियो रोमियो की नजर डार्क स्पिरिट पर ही टिकी रही। और फिर भी उसने सोचा, ये एहसास अजीब तरह से जाना पहचाना है। उस डार्कनेस से निकल रही सेंसेशन उसके लिए पूरी तरह अनजानी नहीं थी। उसने पैनोटर की तरफ मुड़कर एक सपाट आवाज में पूछा, ग्रैंड मेज पनरो, अपनी रिपोर्ट जारी रखो। क्या सच में उस चीज से कम्युनिकेट करना नामुमकिन है? वो जैसे अपनी घबराहट से बाहर आई और हकलाते हुए बोली, आह। वो फिर उसने खुद को मजबूर किया और आगे समझाना शुरू किया। डार्क स्पिरिट्स आम स्पिरिचुअल बीइंग्स से बुनियादी तौर पर अलग होती हैं। उनसे कम्युनिकेट करने के लिए बिल्कुल अलग तरह की पावर चाहिए होती है। वो घबराई हुई आवाज में बोलती ही जा रही थी, लेकिन उसी दौरान ग्रैंडफेल क्लॉडिया आर्पेगियो रोमियो पहले ही डार्क मैजिक खींचना शुरू कर चुका था, वही मना जो सच में ऐसी क्रीचर्स से मेल खाती थी। पैनोटर इतना परेशान होने की वजह से ये देख ही नहीं पाई और चिंता में बोलती रही, मेरे हिसाब से सिर्फ ग्रैंड मेज मत्तिस ही शायद। उसने सिर उठाया, डार्कनेस को पहले से ज्यादा उग्र तरीके से घूमते देखा और हांफ कर बोल उठी, ग्रैंड मेज। उसके शौक को नजरअंदाज करते हुए उसने शांति से अपने हाथ में नाचती हुई काली लौ ऊपर उठाई। तो ये है डार्क मैजिक, उसने खुद से बुदबुदाया और उसे ठंडी मगर साफ दिलचस्पी से देखने लगा। फिर उसने उसकी तरफ देखकर बराबर आवाज में कहा, अगर ऐसा है तो फिर कोई समस्या ही नहीं है। ग्रैंडफेल क्लॉडिया आर्पेगियो रोमियो के होठों के कोने पर धीरे धीरे एक आत्मविश्वासी मुस्कान उभरी। मेरे पास ठीक वही मना है जिसकी इसके लिए जरूरत है। अंदर ही अंदर उसने इस लेवलिंग मना मोमेंट के दौरान एक अहम बात नोट कर ली। डार्क मैजिक एक ऐसा रिसोर्स है जिसे मैं तब भी इस्तेमाल कर सकता हूं जब मेरा नॉर्मल मना पूरी तरह खत्म हो चुका हो। उसकी स्वॉर्ड, जो अब पिच ब्लैक सोर्सरी में लिपटी हुई थी, डार्क स्पिरिट से जा टकराई। उससे पैदा हुआ दबाव तबाही मचाने वाला था, इतना उग्र कि पूरा इलाका हिल उठा। वेगांग की स्ट्रीम बुरी तरह ग्लिच करने लगी, क्योंकि उस फोर्स ने लगभग उसे हवा में उड़ा ही दिया था। ये तूफान और भी ज्यादा खतरनाक क्यों होता जा रहा है? सबकी आंखों के सामने अचानक एक हल्का, पारदर्शी सिस्टम विंडो झिलमिलाते हुए उभरा और उसकी फीकी रोशनी ने तने हुए माहौल को चीर दिया। इंटरफेस ने तेजी से अपना कैलकुलेशन प्रोसेस किया और कुछ ही सेकंड में नतीजा सामने आ गया, टारगेट लॉक्ड ऑन टू वाई गैंग। उसी पल अब तक सोई हुई परछाई की तरह बिल्कुल स्थिर खड़ी डार्क स्पिरिट ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी बंद पलकों ने आखिर खुलना शुरू किया और अंधेरे के नीचे छिपी कोई प्राचीन चेतना जागती हुई महसूस हुई। फिर जब वो बोली, उसकी आवाज में ठंडी, शांत और सिहरन भर देने वाली गंभीरता गूंज उठी। तुम कौन हो? स्पिरिट ने पूछा। उसकी आवाज में सावधानी भी थी और टटोलना भी, जैसे वो पहचान की परतों के नीचे छिपे सच को ढूंढ रही हो। ये सुनते ही ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो की आंखों में हल्का बदलाव आया। उसकी पुतलियां गहरे बैंगनी रंग में डूब गईं और उनमें एक परलोक जैसी हल्की चमक उभर आई, जैसे बिना कुछ कहे ही उसने स्पिरिट के सवाल का जवाब दे दिया हो। एक पल के लिए दृश्य धुंधला पड़ गया, जैसे खुद वर्तमान की परत हट गई हो और बहुत पुराने वक्त की एक याद सामने आ गई हो। जगह एक छोटी, शांत लाइब्रेरी थी, तंग शेल्व्स और पुराने कागज की हल्की खुशबू से भरी हुई। डार्क मैजिक इतनी जटिल नहीं होती, माथथीस ने शांति से कहा, और ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो के सामने मेज पर कॉम्पास जैसा एक छोटा इंस्ट्रूमेंट रख दिया। चीज देखने में साधारण थी, लेकिन उसका काम बिल्कुल भी साधारण नहीं था। उस डिवाइस के अंदर की पतली नीडल तुरंत घूमने लगी, पहले धीरे, फिर बेकाबू होकर, जैसे किसी अदृश्य ताकत पर रिएक्ट कर रही हो। वो और तेज घूमती गई, बुरी तरह कांपती हुई, फिर एक झटके से रुक गई। जब वो थमी,
नीडल सीधा उसी की तरफ इशारा कर रही थी, बिल्कुल बिना डगमगाए, जैसे उस इंस्ट्रूमेंट ने अभी अभी किसी ऐसी बात की पुष्टि कर दी हो जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। माथथीस ने धीरे से सोचे समझे अंदाज में सिर हिलाया, और उसका शक अब पूरी तरह पक्का हो चुका था। डिवाइस की रिएक्शन ने किसी तरह की गुंजाइश नहीं छोड़ी थी, और उसकी आंखों में जो शांत यकीन था, उससे साफ था कि जो उसने पहले महसूस किया था वो बिल्कुल सच था। मुझे पता था, उसने अपने आप से धीमे से कहा। सामने बैठे ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो ने थोड़ा सा आगे झुककर उस अजीब इंस्ट्रूमेंट को सच्ची जिज्ञासा से देखा। उसकी आंखों में उभरी हल्की दिलचस्पी बता रही थी कि ये नतीजा उसे भी कम इंट्रिग्यूइंग नहीं लगा। ये चीज आखिर है क्या? उसने शांत लेकिन पूछने वाले लहजे में कहा। माथथीस ने हल्के से अपनी बाहें मोड़ी और जवाब दिया, ये एक ऐसा टूल है जो खास मना सिग्नेचर्स पर रिएक्ट करने के लिए बनाया गया है। उसने कॉम्पास की सतह पर उंगली से हल्का टैप किया। और जैसा तुम देख रहे हो, ये सीधा तुम्हारी तरफ इशारा कर रहा है। उसकी नजर और पैनी हो गई, क्योंकि वो उससे उठती साफ एफिनिटी महसूस कर चुकी थी। डार्कनेस, उसने धीरे से कहा, हमेशा उससे भी गहरी डार्कनेस में समा जाती है। डार्क मैजिक भी इसी प्रिंसिपल पर काम करती है, माथथीस ने कहा। उसकी आवाज में फैसिनेशन भी था और कॉशन भी। एक तरह से देखो तो इसे हार्मनी मैजिक से कंपेयर कर सकते हो, एक शक्ति दूसरी शक्ति को जवाब देती है। लेकिन जब उसने ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो की मैजिक का असली विशालपन महसूस किया, जो उसकी अपनी क्षमता से बहुत आगे था, तो उसकी सांस ही अटक गई। वो फर्क इतना जबरदस्त था कि वो बस हैरानी से उसे देखती रह गई। याद अचानक टूट गई, और माथथीस के पुराने शब्द उसके दिमाग में गूंजे, उसे वापस इस पल में खींच लाए। सच्ची डार्कनेस हर छोटी शैडो को निगल जाती है। उसके सामने खड़ी डार्क स्पिरिट भी जैसे उसी सच्चाई को छू रही थी, क्योंकि उसने फिर सवाल किया, और इस बार वो सिर्फ नाम नहीं बल्कि उसके पूरे अस्तित्व को टटोल रही थी। तुम कौन हो? उसने दोहराया, उसकी आवाज में प्राचीन शक गूंज रहा था। अंदर से वो सच जानता था, वो बस ली होयोल था। लेकिन बाहर से वो इस साधारण पहचान को सामने नहीं आने दे सकता था। इसलिए उसने शांत हुकूमत के साथ ठुड्डी उठाई, चेहरा ठंडा और काबू में रखा, जैसे जवाब किसी बादशाह के फरमान जितना भारी हो। ली होयोल, ये नाम उसके होठों से पूरे ठहराव और भरोसे के साथ निकला, सिर्फ एक पहचान के तौर पर नहीं, बल्कि ऐसी मौजूदगी की घोषणा बनकर जिसने हवा तक पर दबदबा जमा दिया। उसके शब्दों की आखिरी गूंज खत्म भी नहीं हुई थी कि डार्क स्पिरिट अचानक आगे लपकी। बिना हिचकिचाहट, बिना रोकटोक, वो जबरन उसकी चेतना के भीतर घुस गई, जैसे उसकी आत्मा की सबसे गहरी परतों को अपनी आंखों से देखना चाहती हो। वो एंटिटी ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो की यादों में उतर गई, उसके दिमाग की दीवारों को चीरती हुई, और उसके अतीत में छिपे सच को ढूंढने लगी। लेकिन उसे वहां सिर्फ साधारण डार्कनेस नहीं मिली, उसे एक ऐसा इतिहास मिला जो दर्द में डूबा हुआ था। खून खोना और लगातार सहा गया दर्द, एक के बाद एक दृश्य खुलते गए, और हर याद पिछली से ज्यादा भारी, ज्यादा तकलीफदेह थी। जो उसने देखा, उससे स्पिरिट बुरी तरह पीछे हट गई, जैसे जल गई हो। उसकी आवाज से दहशत भरी चीख निकल पड़ी, और वो उस ट्रॉमा के कुचल देने वाले वजन से जूझने लगी, क्योंकि उसके भीतर दबी डार्कनेस की गहराई को वो सह ही नहीं पाई। उसी पल जो स्पिरिट अभी तक डरावनी शिकारी थी, उसे सच समझ आ गया, अब शिकारी वो नहीं थी। अब वो खुद उसके काबू में थी, उसकी हथेली में बेबस नाचती हुई। वो क्रीचर बेकाबू होकर कांपने लगी, क्योंकि उसके सामने ऐसी डार्कनेस थी जो उसकी अपनी फितरत से कहीं ज्यादा डरावनी थी। पास खड़ी वॉन रोटर ने अचानक छा गई उस अजीब खामोशी को महसूस किया,
और घबराहट में पुकारा, आर्चमेज ली होयोल। उसकी आवाज में उलझन भी थी और बेचैनी भी। उधर वाइगैन पूरा सुन्न खड़ा था, उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। लेकिन उसकी लाइव स्ट्रीम चैट पूरी तरह फट चुकी थी। मैसेजेस इतनी तेजी से आ रहे थे कि स्क्रीन पर टेक्स्ट का तूफान सा लग रहा था। चैट में उलझे हुए कमेंट्स भरते जा रहे थे। क्या हो रहा है? अभी हुआ क्या? लेकिन पास खड़ा कैसेट बिल्कुल शांत था, हाथ पीछे बांधे हुए। उसके चेहरे पर हल्की, संतुष्ट मुस्कान थी, जैसे उसने इस पूरे नजारे को पहले से भांप लिया हो या शायद खुद रचा हो। आखिरकार वो पहले वाली भयानक डार्क स्पिरिट धीरे धीरे घुटनों पर आ गई। उसका सिर पूरी तरह झुक गया और उसका घमंड बुरी तरह टूट चुका था। मैं आपको अपनी पूर्ण निष्ठा की शपथ देती हूँ, उसने गहरी श्रद्धा भरी आवाज में कहा, बिना किसी रोकटोक के खुद को उसके हवाले करते हुए। ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो ने घुटनों पर झुकी स्पिरिट को शांत अधिकार के साथ नीचे देखा। उसकी नजर में उस शख्स की गरिमा थी जो सबसे गहरे वॉइड में जन्मी किसी सत्ता की प्रतिज्ञा स्वीकार कर रहा हो, जैसे ऐसी भक्ति तो स्वाभाविक ही हो। उनके आसपास खड़े गिल्ड मेंबर्स बस अविश्वास में देखते रह गए। कई लोग तो वहीं जम गए, उनके मुंह सचमुच खुले रह गए थे, क्योंकि जो उन्होंने देखा था उसे समझना उनके लिए मुश्किल था। फिर वो खामोशी सीधे हड़कंप में टूट गई। हर तरफ से आवाजें उठने लगीं। क्या वो डार्क स्पिरिट अभी ली होयोल के सामने सरेंडर कर गई? किसी ने चिल्लाकर कहा, क्योंकि वो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था। वॉन रोटर ने धीमे से, लगभग खुद से कहा, और उसकी आवाज हैरानी से कांप रही थी। उसका मना शायद आर्चमेज माथथीस से भी आगे हो। उधर वाइगैंग, जिसकी भावनाएं अब भरकर बाहर आने लगी थीं, आखिर एक बहुत बड़ी बात समझ गया। उसी समझ ने ये साफ कर दिया कि ली होयोल जैसा इंसान पहली बार में इतने लो लेवल रिफ्ट में आया ही क्यों था। लाइव स्ट्रीम चैट अब पूरी तरह धुंध बन चुकी थी। मैसेजेस इतनी रफ्तार से स्क्रीन पर चढ़ रहे थे कि एक एक कमेंट पढ़ना नामुमकिन हो गया था। पूरा माहौल एक्साइटमेंट और डिसबिलीफ की अराजक लहर में डूब गया था। ली होयोल एक गॉड है, एक कमेंट चिल्लाया। उसकी किलिंग इंटेंट पागलपन है, दूसरे ने लिखा। वो तो लिटरल एबिसल एंटिटी है। वो रैंक के लिए पक्का स्मर्फिंग कर रहा है। चैट जहां पूरी हाइप में फट रही थी, वहीं ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो बिल्कुल शांत खड़ा रहा और उस सारी तारीफ को ऐसे स्टोइक काम के साथ स्वीकार कर रहा था जैसे ये सब उसका हक ही हो। इन्फिनिट डीप डार्कनेस, वो टाइटल सुना तुमने? चैट एक्साइटमेंट से गरज उठी। ली होयोल डार्कनेस के अबिस से आई हुई एंटिटी है। बाहर से ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो अब भी ठंडा और राजसी दिख रहा था, उसका चेहरा पढ़ना नामुमकिन था। लेकिन अंदर से ली होयोल की आत्मा शर्म से चुपचाप चीख रही थी। उसका दिल कर रहा था कि किसी कोने में गोल होकर बैठ जाए और तकिए में मुंह छिपाकर चीखे। सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट से उसका चेहरा सचमुच आग की तरह जलता महसूस हो रहा था। प्लीज, भगवान के लिए मुझे ये कहना बंद करो, उसने मन ही मन गुहार लगाई। और उसी पल उसे एक बेचैन करने वाली बात समझ आई, उसके सामने खड़ी स्पिरिट सिर्फ डार्कनेस से बंधी कोई मॉन्स्टर नहीं थी। कई मायनों में वो तो लगभग ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो का चुनिबियों वाला प्रतिबिंब ही थी। स्पिरिट बिना रुके अपने काव्यात्मक एडमिरेशन में बोलती रही, तुम्हारा अबिस सबसे गहरी रात से भी ज्यादा तेज चमकता है। अपने दिमाग के अंदर ली होयोल लगभग चीख पड़ा। बस करो प्लीज। उसकी इस अंदरूनी हालत से पूरी तरह अनजान स्पिरिट ने पूरी कन्विक्शन के साथ अपनी घोषणा जारी रखी। लैबिरिंथ ऑफ टेपूस को सुलझाने की ताकत सिर्फ तुम्हारे पास है, स्पिरिट ने गंभीरता से कहा। अरकाना कॉन्टिनेंट के 10 महान रहस्यों में से एक, जो लोग गेम की लोर जानते थे,
उनके लिए ये खुलासा कहानी के शुरुआती हिस्से का बहुत बड़ा प्लॉट पॉइंट था। लाइव स्ट्रीम चैट उसी पल फिर से फट पड़ा। रुको, उसने टेपूस कहा, मैसेजेस पहले से भी तेजी से आने लगे। क्या टेपूस का रहस्य आखिर अब सुलझने वाला है? व्यूअर्स एक्साइटमेंट से पूछने लगे। वाई गैंग ने जल्दी से अपनी ऑडियंस को समझाया कि टेपूस को रिफ्ट में बदलने वाला अपडेट गेम की हिस्ट्री के सबसे बड़े अनाउंसमेंट्स में से एक था। उसी वक्त ली होएल की आंखें तैरते हुए सिस्टम इंटरफेस पर टिक गईं, जहां एक नोटिफिकेशन उभरी, क्वेस्ट अलर्ट, द ग्रेट मिस्ट्री ऑफ अर्काना, द लैबिरिंथ ऑफ टेपूस। ऑब्जेक्टिव साफ था, लैबिरिंथ को डिकोड करो और उसकी छिपी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने लाओ। क्वेस्ट डिस्क्रिप्शन के नीचे एक सिहरन भर देने वाली लाइन उभरी, करंट मिस्टरीज सॉल्व्ड 0। ली होएल ने तुरंत अपना मुंह ढक लिया, क्योंकि वो चीख पड़ने से खुद को रोक रहा था। ये कोई साधारण मिशन नहीं था। ये एक हिडन क्लास सिनारियो था, ऐसा एंड गेम लेवल इवेंट जो अर्काना की पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता था। ली होएल के अंदर जश्न मनाने की जबरदस्त इच्छा उठी, लेकिन ग्रैंड फेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो की पर्सोना ने काबू संभाल लिया और उसे पूरी तरह कंपोस्ट जवाब देने पर मजबूर कर दिया। हर चीज का अपना सही समय और सही जगह होती है, उसने शांत स्वर में कहा। फिर शांत अधिकार से भरी नजर के साथ आगे बोला, जब सितारे एक सीध में आएंगे, मैं तुम्हें खोजने आऊंगा। ली होएल हालात को साफ समझ चुका था। वो इसे यहां और अभी सॉल्व नहीं कर सकता था, क्योंकि ये बस लैबिरिंथ का रिफ्ट वर्जन था। स्पिरिट ने हैरानी से पलक झपकाई, फिर धीमे से पूछा, तुम मेरे लिए लौटोगे? मैं समझ गई, स्पिरिट ने थोड़ी देर बाद जवाब दिया। एक आखिरी सम्मान भरे झुकाव के साथ उसका शैडोई रूप धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। गायब होते होते उसने एक आखिरी वादा छोड़ा, मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगी। ओ अबिस की एंटिटी। ये टाइटल दोबारा सुनते ही ली होएल ने अंदर ही अंदर कराह उठी। क्या कोई मुझे बस मेरे नाम से नहीं बुला सकता? उधर हजारों किलोमीटर दूर कोरिया में ली फैमिली टीवी स्क्रीन से चिपकी बैठी थी। न्यूज हेडलाइन ब्रॉडकास्ट पर आग की तरह चमक रही थी, ली होएल द एंटिटी फ्रॉम द अबिस ऑफ डार्कनेस। ली येरिन का चेहरा सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट से पीला पड़ गया, जबकि ली जून बेकाबू होकर हंस पड़ा और बार बार उसके कंधे पर थपकी मारने लगा। एंटिटी ऑफ द क्या? वो हंसी के बीच हांफते हुए बोला। यहां तक कि हमेशा शांत रहने वाली ली यूं भी अपना शौक छिपा नहीं पाई। ओह माय गॉड, उसने अविश्वास में बुदबुदाया। दूसरी तरफ सिन गिल्ड हेडक्वार्टर्स में केमाइला अचानक बीच हरकत में ही रुक गई। उसके हाथ में पानी की बोतल ढीली पड़ी रह गई और वो स्क्रीन को घूरती रह गई। क्या वो उसका ऑफिशियल क्लास टाइटल है? दिमित्री ने एक्साइटमेंट में मुट्ठी भींच ली, उसकी आंखें एडमिरेशन से चमक रही थीं। वो हमेशा इतना अनरियल कूल कैसे लग सकता है? पास खड़ी एक दूसरी ब्लॉन्ड हंटर ने सपनीली सांस भरी। वो टाइटल तो लेजेंडरी है। न्यूज रिपोर्टर्स इस अचानक मोड़ के साथ तालमेल बैठाने के लिए भागदौड़ कर रहे थे। प्लेयर ली होएल की ताकत आम लॉजिक को ठुकरा देती है, एक एनालिस्ट ने रिपोर्ट किया। अब इस पॉइंट पर उसे सिर्फ एक सिंपल डार्क मेज कहना मुमकिन नहीं रहा। पूरे इंटरनेट पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में पूरा हड़कंप मच गया। कुछ ही मिनटों में अनगिनत थ्रेड्स उभर आए और हर थ्रेड इस चौंकाने वाले खुलासे को तोड़ तोड़ कर समझने और उस पर बहस करने लगा। थ्रेड, ली होएल्स क्लास डिबेट। द अबिस ऑफ डार्कनेस पक्का हिडन क्लास है, किसी ने पोस्ट किया। सोचो तो सही, वो एक साथ मैजिक, स्वर्ड्समैनशिप और डार्क आर्ट्स इस्तेमाल करता है। तुरंत एक और रिप्लाई आ गया, नामुमकिन।
रुको, शायद नहीं। फिर जल्द ही ये निष्कर्ष हर तरफ फैल गया। कन्फर्म्ड, ली होयोल ने एक पूरी तरह यूनिक क्लास अवेकन की है। तभी एक और पोस्ट आया, क्लास थ्योरी को छोड़ो। ये देखो, कमेंट फीड इतनी तेजी से स्क्रॉल होने लगी कि पढ़ना मुश्किल हो गया। सब लोग अभी तुरंत वीबीसी स्ट्रीम पर जाओ, किसी ने ऑनलाइन चिल्लाकर लिखा। दुनिया जहां ली होयोल में डूबी हुई थी, वहीं एक अनएक्सपेक्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी थी। घनी सुनहरी दाढ़ी वाला एक सख्त चेहरा आदमी आगे बढ़ा और गंभीरता से बोला, लैबिरिंथ ऑफ टेपूज को आज तक कोई भी सफलतापूर्वक क्लियर नहीं कर पाया, उसने कहा। भरोसेमंद जानकारी की कमी की वजह से हम भी उसे चैलेंज करने में हिचकिचा रहे थे। लेकिन फिर उसका चेहरा आत्मविश्वास भरी मुस्कान में बदल गया और उसने अपने पास खड़ी ताकतवर टीम की तरफ इशारा किया। लेकिन उसने गर्व से कहा, हम एक्सप्लोरर्स अलायंस हैं। हम अज्ञात को जीतने के लिए मौजूद हैं। अपनी वही करिश्माई मुस्कान के साथ जो उसकी पहचान बन चुकी थी, उसने ऐसा ऐलान कर दिया जिसने तुरंत रिपोर्टर्स को फ्रेंजी में डाल दिया। मैं घोषणा करता हूं कि हम प्लेयर ली होयोल के साथ मिलकर लैबिरिंथ की सच्चाई उजागर करेंगे। बोलने वाला और कोई नहीं बल्कि एक्सप्लोरर्स अलायंस का लेजेंडरी गिल्ड मास्टर फैबियन जालोंग था। उधर बहुत दूर ली होयोल अपने हाथ में चमकते हुए कार्ड को घूर रहा था। उसका चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ गया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि अब कौन सा तूफान उसकी तरफ बढ़ रहा है। वो एक खूनसा लाल इनविटेशन कार्ड था, इतना चटक और तेज कि लगभग गीला लग रहा था, जैसे उसे अभी अभी ताजी लाल स्याही में डुबोया गया हो। एक नजर में ही उसमें इतना ड्रामा और बेहिसाब सीरियसनेस टपक रही थी कि उसे किसी साधारण चीज समझना नामुमकिन था। टू दी एस्टीम्ड एंटिटी फ्रॉम द अबिस ऑफ डार्कनेस, हम विनम्रता से अनुरोध करते हैं कि हमें आपके साथ टेपूस लैबिरिंथ रेड करने का सम्मान मिले। सादर फैबियन जालोंग। ये पढ़ते ही ली होयोल ने उस कार्ड को अपनी मुट्ठी में मसल दिया। उसकी आंखों से दर्द भरे आंसू निकल पड़े, जैसे उसकी आत्मा को सीधा डैमेज लग गया हो। अब पूरी दुनिया मुझे उस क्रिंज निकनेम से क्यों बुला रही है, उसने अंदर ही अंदर कराहते हुए सोचा, लगभग पागल होने की हालत में। उसने तुरंत डार्क स्पिरिट को दोष दिया, तुम बकबकी छोटे डीमन। लेकिन स्पिरिट बस नकली मासूमियत वाला चेहरा बनाकर खड़ी रही, जैसे इसमें उसकी कोई गलती ही ना हो। फिर भी हालात मजाक वाले नहीं थे। एक्सप्लोरर्स अलायंस असल में अरकाना का दिमाग था, निडर स्पेशलिस्ट्स का ऐसा जमावड़ा जिसकी मौजूदगी किसी भी रिफ्ट रेड की सक्सेस रेट को बहुत बढ़ा सकती थी। ये लोग बिल्कुल टॉप एलीट थे, वही एक्सपर्ट्स जिनका नाम सुनकर लोग दंग रह जाते थे। ये सिर्फ अच्छे नहीं थे, बल्कि किसी भी हाईटियर रेड टीम के असली पिलर्स थे, ऐसे राक्षस जो सिर्फ पहुंचकर ही पूरे ऑपरेशन का नतीजा बदल सकते थे। लेकिन ज्यादातर लो लेवल स्क्वाड्स के लिए ऐसे लेजेंड्स किसी और ही दुनिया की चीज थे। उस लेवल के लोगों को हायर करना सपना भी नहीं था, वो तो सीधी फैंटेसी थी। फिर वो अचानक खुद आगे क्यों आए, ये ऐसा रहस्य था जिसे कोई आसानी से समझा नहीं पा रहा था। लॉक्स ने हल्की सी हंसी उड़ाई और एक वाइल्ड गैस मार दिया। ये लोग इनसेन सर्विस फीस लेने के लिए फेमस हैं, है ना? तो यही कैच होगा, सही? केमाइला ने सिर हिलाते हुए शक भरे चेहरे से कहा। उन लोगों को हार्ड नंबर्स और एफिशिएंसी से ज्यादा किसी चीज की परवाह नहीं होती। और उनकी रोस्टर पूरी की पूरी मॉन्स्टर्स से भरी पड़ी है। उसके लहजे से साफ था कि उसे इतनी आसानी से मिलने वाली दरियादिली पर भरोसा नहीं था। जैसे ही उसने फैबियन जालोंग की आंखों में वो जरूरत से ज्यादा चमकती हुई उत्सुकता देखी, उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। कुछ तो गड़बड़ था। आखिर कब से हाई रैंकर्स इतने खतरनाक और इतने हाई प्रोफाइल काम में फ्री में मदद करने लग गए?
उधर वीवर सिर खुजाते हुए पूरी तरह कंफ्यूज्ड दिख रहा था। ये तो उनसे हमारे साथ किए गए बर्ताव से बिल्कुल अलग है, उसने बड़बड़ाते हुए कहा, अभी भी इस फर्क को समझने की कोशिश करता हुआ। शो एंकर करते हुए और एक आंख ब्रॉडकास्ट स्क्रीन पर रखते हुए भी वीवर उस खुले डबल स्टैंडर्ड पर अपना शौक छिपा नहीं पाया। तो अब ताकतवर एक्सप्लोरर्स अलायंस को भी सिर झुकाना पड़ रहा है, उसने सोचा। वो सच में ली होएल के लिए झुक रहे हैं, उस आदमी के लिए जो पूरी दुनिया को उल्टा पुल्टा कर रहा है। लेकिन फैबियन जालुंग उस पॉलिश्ड स्माइल के पीछे कुछ और ही प्लान पका रहा था। बाहर से देखें तो एक्सप्लोरर्स अलायंस का फ्री में अपनी सर्विस ऑफर करना उन्हें जेनरस, नोबल बल्कि बदला हुआ तक दिखा रहा था। दूर से देखने वाला कोई भी सोच सकता था कि उन्होंने सच में नई राह पकड़ ली है। लेकिन फ्री मील के पीछे हमेशा कोई हिडन एजेंडा होती है। लैबिरिंथ्स तो एक्सप्लोरर्स अलायंस का नेचुरल टेरिटोरी थी, वही स्टेज जहां उन्हें सबसे ज्यादा चमकना चाहिए था। मेज टावर और नाइट्स के सामने ओवरशैडो होने के बाद अपनी डैमेज्ड रेपुटेशन को फिर से खड़ा करने का ये परफेक्ट चांस था। उन्हें एक जीत चाहिए थी और ये बात वो अच्छी तरह जानते थे। हम किसी दूसरी फैक्शन को ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं लेने दे सकते, फैबियन जालोंग ने ली होएल की इमेज को देखते हुए खुद से फुसफुसाया और उसके चेहरे की मुस्कान एक पल को भी नहीं हटी। हम तुम्हारी पॉपुलैरिटी की आखिरी बूंद तक निचोड़ेंगे। ये सोच बेहया, हिसाबी और बेरहमी से प्रैक्टिकल थी और इसी वजह से हालात पर बिल्कुल फिट बैठती थी। फैबियन के पास लॉन्ड और आरोन खड़े थे, दोनों के चेहरों पर चमकती कैमरा रेडी मुस्कानें सजी हुई थीं। लेकिन वो एक्सप्रेशंस बस ऊपर ऊपर थे। अंदर से दोनों के दिमाग अपने अपने कैलकुलेशंस और एम्बिशंस में पहले ही दौड़ रहे थे। यही मौका है अपनी लेजेंड बनाने का। अब साबित करना है कि मैं उससे एक कदम आगे हूं। अगला गिल्ड मास्टर तो मुझे ही बनना चाहिए। ऐसे ही ख्याल उनके शांत चेहरों के नीचे घूम रहे थे। फ्लैशिंग कैमरास के सामने टीम गर्मजोशी और कोऑपरेशन दिखा रही थी, लेकिन अंदर से वो इस ऑपरेशन से मिलने वाली फेम और इन्फ्लुएंस पर प्रैक्टिकली लार टपका रहे थे। उधर मेज टावर में ली होएल की पर्सनल लैब के अंदर माहौल बिल्कुल अलग था। ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो ठंडी पढ़ी ना जा सकने वाली आंखों के साथ प्रपोजल को चुपचाप देख रहा था और डॉक्यूमेंट को उतनी ही गर्मी दे रहा था जितनी सर्दियों की तलवार देती है। ऑब्जेक्टिव अनक्लियर, फैसला छोटा, सपाट और बेरहम था और उसमें जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं थी। रिजेक्टेड ये शब्द गिरते ही ली होएल का चेहरा राख जैसा पड़ गया। उसने गाल फुला लिए और ऐसी दुखी शक्ल बना ली जैसे कोई ताकतवर शख्स नहीं बल्कि वो बच्चा हो जिसे उसकी सबसे चाही हुई चीज से अभी अभी मना कर दिया गया हो। फिर वो पूरी तरह फट पड़ा। वो तुरंत चिल्लाने लगा, इतना नाटकीय ढंग से हाथ पैर चलाने लगा कि लगा अगर बहस जीतने के लिए जरूरी हुआ तो सच में फर्श पर लौट भी जाएगा। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम डीमन लैबिरिंथ सोलो करने जा रहे हो? हम अपनी पूरी ताकत भी झोंक दें, तब भी शायद काफी ना हो। तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो लोग साथ आने को तैयार हैं। ली होएल का ये डेस्परेट फटना इतना रॉ और बेचारा लग रहा था कि ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस रोमी भी एक छोटे से पल के लिए रुक गया। उसकी नजर फैबियन जालोंग की उस फोटो पर गई जिसमें वो अपनी चमकदार पब्लिक स्माइल के साथ थम्स अप दिखा रहा था और एक पल के लिए कमरा शांत हो गया। ग्रैंडफेल ने एक धीमी भारी सांस छोड़ी। एक्सप्लोरर्स होने के नाते उनका प्राइड झूठा नहीं लगता, उसने आखिर कहा। शायद उन्हें इस दुनिया के लिए लड़ने का एक मौका मिलना चाहिए। ये सुनते ही ली होएल वहीं ढीला पड़ गया और उसने राहत की बहुत लंबी सांस छोड़ी, जैसे किसी बड़ी आफत से बाल बाल बचा हो।
लेकिन आराम करते करते भी ग्रैंडफेल ने इस सिचुएशन में कुछ अजीब महसूस किया। जैसे डीमन कैसल रिफ्ट्स दुनिया की हालत के हिसाब से बदलते थे, वैसे ही ये अपडेट्स भी साफ तौर पर कोई रैंडम चांस या सिंपल आरएनजी नहीं थीं। टेपूस लैबिरिंथ भी आखिरकार उसी कैजुअलिटी के रूल को फॉलो करेगी। उसकी प्रेडिक्शन के हिसाब से ये सिर्फ रेड नहीं थी, ये एक मौका था, नया डेटा पाने का रास्ता। डार्कनेस से जन्मी स्पिरिट ने ब्लैक मैजिक पर रिएक्ट किया था। सिर्फ ये एक फैक्ट ही बता रहा था कि सतह के नीचे कुछ और गहरा छिपा हुआ है। शायद इसके जरिए मैं ग्रैंडफेल की अपनी डार्क एफिनिटी के बारे में भी और जान सकूं, उसने सोचा। बस इसी संभावना ने पलड़ा बदल दिया। ये नतीजा दिमाग में तय होते ही ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो ने शांति से पेपर उठाया और उस पर साइन कर दिया। आई एक्सेप्ट। उसकी आवाज सख्त और ठोस थी, जैसे कोई ऐसा फैसला सुना दिया गया हो जिसे अब बदला नहीं जा सकता। तय समय बहुत जल्दी आ गया। अगले ही दिन तपती डेजर्ट सन के नीचे एक कॉन्वॉय बंजर इलाके को चीरता हुआ आगे बढ़ा। वो मॉडर्न इक्विपमेंट, ड्रोन्स, सप्लाई क्रेट्स और हैवी व्हीकल्स से लदा हुआ था, यानी इस स्केल के ऑपरेशन को रिकॉर्ड करने और सरवाइव करने के लिए जो कुछ चाहिए था, सब साथ था। उन्होंने जल्दी जल्दी कैंप लगाया, उस चीज को फिल्म करने की तैयारी करते हुए जिसे बहुत लोग पहले से ही इस सदी का इवेंट कह रहे थे। डेजर्ट की हीट बेरहम थी, इतनी सूखी कि हवा तक चुभती हुई लग रही थी, लेकिन उस वहशी मौसम से भी डायरेक्टर की जलती हुई क्यूरियोसिटी कम नहीं हुई। सुना है गिल्ड मास्टर खुद आ रहा है। क्या वो सच में यहाँ है? किसी ने फुसफुसाकर कहा। और वो उसके हाथ में जो अजीब आर्टिफैक्ट है, उसे देखो। ज्यादा देर नहीं लगी, फैबियन, जालोंग, लॉन्ड और आरोन पूरी तैयारी और बैटल रेडी हालत में वहां आ पहुंचे, और तीनों में वही कॉन्फिडेंस था जो सिर्फ टॉप पर खड़े रहने वालों में होता है। कैमरामैन ने उस ट्रियो की तरफ साफ झिझक के साथ देखा, उसके हाथ इक्विपमेंट पर हल्के हल्के कांप रहे थे। मुझे समझ आता है कि गिल्ड मास्टर का यहाँ होना बड़ी बात है, उसने घबराकर कहा, लेकिन बाकी ये दो क्या सच में इतने डरावने हैं? क्या इन्हें फिल्म करके ही मुझे सेकंड हैंड क्लाउड मिल जाएगा? उसने आधा मजाक करते हुए जोड़ा। डायरेक्टर, जो इंडस्ट्री का पुराना वेटरन था, तुरंत सिर हिलाकर बोला, मजाक कर रहे हो क्या? तुम्हें सच में नहीं पता? वो तीनों मॉन्स्टर्स हैं। उसने एक एक करके उनकी तरफ इशारा किया। आरोन एक्सप्लोरर्स अलायंस का टॉप एग्जीक्यूटिव है, पूरा बीस्ट। और लॉम्ड, वो सेकंड इन कमांड है। फिर वो थोड़ा पास झुका और धीमी आवाज में बोला, पिछले साल यूरोपियन गिल्ड्स ने दोनों को एक साथ हायर किया था और लगभग बैंकरप्ट हो गई थीं। उनकी फीस बेहुदा लेवल की हैं और उनकी एफिशिएंसी गिल्ड में सबसे बेस्ट है। वो एलीट ऑफ द एलीट हैं। कैमरामैन अविश्वास में देखता रह गया। और अब वही लेजेंड्स खुद ली होयोल के पास आ रहे थे। वो आ गए, डायरेक्टर ने उसे हकीकत में वापस खींचते हुए तेजी से कहा। उनसे ऐसे चिपके रहना जैसे गोंद हो। हर फुसफुसाहट रिकॉर्ड करना। कैमरामैन तुरंत भागा और डायरेक्टर ने अपनी नजर ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो की तरफ मोड़ ली। तो तुम वही हो? फैबियन जालोंग सबसे पहले आगे बढ़ा और नपीतुली प्रैक्टिस की हुई गुडविल के साथ हाथ बढ़ाया। आपसे मिलना सम्मान की बात है, मिस्टर ली होयोल। मैं एक्सप्लोरर्स अलायंस का गिल्ड मास्टर हूं। उसकी मुस्कान गर्म थी, लेकिन उसका हर इंच बहुत सोच समझकर नापा हुआ लग रहा था। लेकिन ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो ने जरा सी गर्मजोशी के बिना ही उसे काट दिया। औपचारिक बातों के लिए समय नहीं है। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि पल भर में पूरा मूड मर गया। फिर वो सीधा असली बात पर आया। मुझे अपना प्राइड दिखाओ। साबित करो कि तुम मेरे समय के लायक हो। ये कॉन्ट्रास्ट हद से ज्यादा था।
बाहर ग्रैंडफेल ठंडे खून वाले रूलर की तरह खड़ा था और अंदर बेचारा ली होयोल डेजर्ट की गर्मी में प्रैक्टिकली पिघल रहा था, सूंघता कराहता हुआ। बहुत गर्मी है। क्या हम बस आगे बढ़ सकते हैं? उधर फैबियन जालोंग एक पल के लिए जम गया, क्योंकि ग्रैंडफेल ने उसे जितनी अचानक ठंडा किया था उससे वो साफ हिल गया था। अंदर ही अंदर फैबियन ने अपने सुने हुए हर रूमर की पुष्टि कर ली। वो नजर, ये आदमी पूरी तरह कंट्रोल में है। ग्रैंडफेल से निकलने वाला प्रेशर कोई एक्टिंग नहीं था और ना ही बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात। उस आदमी की डरावनी रेपुटेशन बिल्कुल असली थी। आखिरकार ग्रुप ने लैबिरिंथ की अबिस जैसी गहराइयों में उतरना शुरू किया। सिस्टम ने रिकमेंडेड लेवल को बेरहम साफ नंबर्स में दिखाया। टेपूस लैबिरिंथ रिकमेंडेड लेवल 500 टू 777। ये बिल्कुल वैसी इनसेन डेथ मार्च थी जैसी सबसे ब्रूटल हार्डकोर लेवलिंग गेम्स में ही देखने को मिलती है। अंदर का माहौल भी गलत लग रहा था, भारी और अनैसर्गिक। ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो बिना हिचकिचाहट पॉइंट पर आगे बढ़ा और गिल्ड मेंबर्स उसके पीछे तनाव भरी खामोशी में चले। उधर अंदर वाला असली ली होयोल ग्रैंडफेल के पीछे जैसे छोटा होता हुआ चल रहा था और घबराई हुई हैरानी से इधर उधर देख रहा था। तो ये है टेपूस लैबिरिंथ, 10 महान रहस्यों में से एक। लेकिन ये थोड़ी खाली खाली नहीं लग रही। तभी पीछे से एक आवाज आई, मिस्टर ली होयोल प्लीज सावधान रहिए। चेतावनी में तनाव और जल्दी थी। इस पॉइंट के बाद ट्रैप्स कहीं भी छिपे हो सकते थे और सब जानते थे कि अचानक एम्बुश भी हो सकती है। लेकिन बोलने वाला अपनी बात खत्म करता उससे पहले ही किसी के पैर के नीचे तेज क्लिक की आवाज आई। ट्रैप एक्टिवेट हो चुका था। उनकी आंखों के सामने एक लाल सिस्टम वार्निंग फटकर उभरी, इतनी हिंसक चमक के साथ कि पूरे कॉरिडोर पर डेंजर का रंग चढ़ गया। फिर एक आवाज गूंजी, इतनी ठंडी कि उसके सामने नरक भी गर्म लगे। टेपूस लैबिरिंथ में कदम रखने की हिम्मत करने वाले मूर्ख मॉर्टल्स। यहाँ ना ग्लोरी है ना ट्रेजर। चेतावनी उन पर बर्फ की लहर की तरह गिरी। अगर जीना चाहते हो तो इस जगह को तुरंत छोड़ दो। ली होयोल को तुरंत ठंडा पसीना आ गया। क्या मैंने अभी बॉस फ्लैग ट्रिगर कर दिया? ग्रैंडफेल ने भी वो सुना और वो चलते चलते एकदम रुक गया। उसके बाद की खामोशी इतनी कसी हुई और दम घोंटने वाली थी कि सांस लेना मुश्किल लगने लगा। उसके पीछे फैबियन जालोंग ने खुद को जबरन ऑप्टिमिस्टिक बनाए रखा। शायद इंट्रूडर्स के लिए ये बस स्टैंडर्ड वार्निंग मैसेज हो, उसने कहा, माहौल को काबू में रखने की कोशिश करते हुए। आरोन ने उसके बगल में बिना ज्यादा सोचे सिर हिला दिया। कुछ हो नहीं रहा, आरोन ने थोड़ी देर बाद कहा। ली होयोल का चेहरा, जो पूरा सफेद पड़ गया था, आखिर थोड़ा सा रंग वापस लेने लगा क्योंकि तुरंत वाला पैनिक थोड़ा कम हुआ। हे भगवान, डरा ही दिया था। मुझे सच में लगा हमसे डंजियन टूट गया। ली होयोल ने अंदर ही अंदर बुदबुदाया, किसी तरह खुद को संभाले रखते हुए। फिर फैबियन ग्रैंडफेल की तरफ मुड़ा और बोला, हमें तुरंत पूरे इस सेक्टर को स्कैन करना शुरू कर देना चाहिए। ग्रैंडफेल ने बिना एक पल गवाए जवाब दिया, मुझ पर छोड़ दो। बाहर से उसका जवाब शांत और अंतिम था। लेकिन अंदर ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो कुछ पल पहले महसूस हुई उस अजीब सेंसेशन को पहले ही डिसेक्ट कर रहा था। उस दीवार के पीछे एनर्जी धड़क रही थी, हल्की, छिपी हुई, लेकिन बिल्कुल साफ मौजूद। 1 घंटे बाद एक्सप्लोरेशन टीम सेक्टर के हर ट्रैप को पहचानकर मार्क करने में कामयाब हो गई थी, लेकिन लैबिरिंथ का दबाव भरा एहसास और भारी ही होता जा रहा था। लॉम्ड ने सख्त चेहरे के साथ रिजल्ट रिपोर्ट किया। ट्रैप न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट। अब उसकी आवाज में भी स्ट्रेन था, जैसे मेज खुद उसकी नसों में चढ़ने लगी हो। लेकिन ये ट्रैप्स मजाक नहीं हैं,
उसने ग्रिम चेहरे से जोड़ा। इनकी डिफिकल्टी इनसेन है। अगर पूरा लैबिरिंथ इसी तरह बना है तो प्रॉब्लम का स्केल उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा बुरा था। ये बात इतनी साफ सुनकर फैबियन के सीने में बेचैनी की एक तेज लहर उठी। इस स्पीड पर तो हमारी डिसआर्मिंग स्पीड रिफ्ट की कोलैप्स रेट का साथ नहीं दे पाएगी, फैबियन ने समझ लिया। लेकिन वो सबसे डरावनी बात भी नहीं थी। अचानक उसके दिमाग में उससे भी बुरा ख्याल आया और उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो की तरफ मुड़कर अब पहले से ज्यादा सावधानी से कहा, मिस्टर ली होएल, ज्यादातर डंजियंस रेडर्स के लिए एग्जिट मैकेनिज्म के साथ बनाई जाती हैं। हम एक्सप्लोरर्स आम तौर पर शॉर्टकट्स ढूंढते हैं और ट्रेजर सिक्योर करते हैं। वो रुका और बढ़ती दहशत के साथ आसपास के मेज को देखने लगा। लेकिन ये जगह, ऐसा लग रहा है जैसे इसमें एग्जिट डिजाइन ही नहीं की गई। वो झिझका, फिर आखिर वो डर बोल दिया जिसे वार्निंग आने के बाद से दबाए हुए था। लगता है वो वार्निंग सच में असली थी। ये कहते हुए उसका गला सूख गया। ये ट्रेजर को बचाने के लिए बनाई गई डंजियन नहीं है। ये एक डेथ ट्रैप है। और बस उसी पल पूरा हाल ऐसा ब्रूटल क्लिफ हैंगर बन गया जिसमें सबसे बुरी पॉसिबिलिटीज भी सच लगने लगती हैं। फैबियन जालों का रिजॉल्व अब टूटने लगा था। हम ट्रैप्स डिसार्म करते हुए आगे बढ़ते रह सकते हैं, उसने खुद को तर्कसंगत बनाए रखते हुए कहा, लेकिन टाइम कॉस्ट बहुत ज्यादा है। और हमें ये भी नहीं पता कि आखिर एंड पर कौन सा नाइटमेयर हमारा इंतजार कर रहा है। सवाल भारी होकर हवा में लटक गया। ये लैबिरिंथ आखिर छिपाए क्या बैठी है? उसने जवाब के लिए ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो की तरफ देखा, लेकिन उस आदमी ने जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। शब्दों में जवाब देने के बजाय ली होएल ने शांत भाव से अपनी ही ताकतों को बुला लिया। उसके बुलावे पर अंधेरी आत्मा हायन का सैट पल भर में शून्य से उभर आई, मानो खुद अंधेरा इकट्ठा होकर उनके सामने रूप लेकर खड़ा हो गया हो। मैं आपके बुलावे का इंतजार कर रही थी, मेरे लीज, मेरे मास्टर। मुझे इस पल की चाह ऐसे थी जैसे एक अनंत समय बीत गया हो। उसने गहरे झुककर प्रणाम किया। उसकी आवाज श्रद्धा और समर्पण से कांप रही थी। हे शापित शक्ति, विनाश और निराशा के स्रोत, आपकी मौजूदगी भर ही आतंक पैदा कर देती है। उसका हर शब्द ऐसे निकल रहा था जैसे किसी ऐसे अस्तित्व के लिए पवित्र स्तुति हो जिसे वह पूरी श्रद्धा से पूजती हो। उस नामुमकिन से दृश्य को देखकर फैबियन जालों बस फटी आंखों से घूरता रह गया। उसके जैसे अनुभवी इंसान के लिए भी उस आत्मा की भारी मौजूदगी और ली होएल को जिस तरह उसने संबोधित किया, वह आम समझ से बहुत परे था। क्या वो कोई लेजेंडरी स्पिरिट है? फैबियन ने अविश्वास में सोचा। और अभी जो ये चांट था, क्या वो किसी तरह का बफ था? ये सुनकर ली होएल अंदर ही अंदर मरसा गया। काश ये बस एक बफ ही होता, उसने कड़वाहट से सोचा। इतनी शर्मिंदगी हुई कि जैसे दर्द हो रहा हो। लेकिन ग्रैंडफेल क्लॉडी आरपीएस रोमियो ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। उसने बस ठंडे और अडिग स्वर में आदेश दिया, डार्क स्पिरिट, टेपूज का इतिहास सुनाओ। वह सत्ता बिना एक पल गवाए मान गई। मैं लंबे समय से आपके इस प्रश्न का इंतजार कर रही थी, उसने उत्तर दिया। बहुत समय पहले प्राचीन नगर टेपूज के नागरिकों ने अरकाना के लिए अपनी आत्माएं तक बलि चढ़ा दी थीं। फिर बिना किसी चेतावनी के पूरे बाहरी हिस्से में एक हिंसक हलचल फैल गई। हवा तक कस गई और वही हड्डियां जमा देने वाली आवाज फिर से भूल भुलिया में गूंज उठी, इस बार साफ खतरे से भरी हुई। मूर्ख नश्वर प्राणियों, जो टेपूज की भूल भुलिया में घुसने की हिम्मत करते हो। यहाँ न कोई गौरव है, न कोई खजाना। अगर अपनी दयनीय जान प्यारी है तो अभी इसी वक्त इस जगह से भाग जाओ। उस चेतावनी में इतना दबाव था कि अनुभवी प्लेयर्स तक तन गए। रेड पार्टी में घबराहट फैलने लगी।
तुम लोगों ने सुना, किसी ने चिल्लाकर कहा। मैंने पहले कभी किसी डंजियन से ऐसा दबाव महसूस नहीं किया। उसी समय कमेंट सेक्शन भी डर और उलझन से फट पड़ा। ये था क्या? मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। हे भगवान! हमें तो कुछ सुनाई नहीं दिया, लेकिन बाकी वाई गैंग मेंबर्स कह रहे हैं कि अंदर घुसते ही ये ट्रिगर हो गया। ये कोई कर्स है या कोई हिडन क्लू? क्या सिर्फ मैं ही ऐसा सोच रहा हूं? रुको, ली होयोल कहाँ गया? वो है कहाँ? हालात इतने बिगड़ गए कि वाई गैंग को जल्दी से बोलना पड़ा। मैं समझाता हूं। उसने एक मोटा सा स्केच निकाला और व्यूअर्स को दिखाने लगा। ये साफ तौर पर किसी नॉर्मल रिफ्ट से अलग संरचना थी। इस लैबिरिंथ में हर कोई अलग कोऑर्डिनेट से शुरू करता है। उसने अपनी आवाज स्थिर रखने की कोशिश करते हुए समझाया। तो अभी के लिए समझ लीजिए कि हम ली होयोल का पॉइंट ऑफ व्यू ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते, क्योंकि पार्टी अलग अलग बिखर गई है। व्यूअर्स उम्मीद से ज्यादा प्रभावित हुए। वाह, वाईगैन अब सच में किसी एक्सप्लोरर जैसा लग रहा है। ये तो बिल्कुल क्लासिक लेवलिंग स्टोरी की हिडन मैकेनिक्स जैसी बात है। वह आगे बोलता गया और उसकी आवाज में जोश बढ़ता गया। शुरुआती जगहें भले अलग हों, लेकिन हर रास्ता आखिर में एक ही फाइनल डेस्टिनेशन पर जाकर मिलता है। मैं ली होयोलनिन की परफॉर्मेंस जरूर कैप्चर करने की पूरी कोशिश करूंगा, वाईगैंग ने वादा किया। लाइव स्ट्रीम चैट तुरंत उसे चीयर करने वाले मैसेजेस से भर गया। गुड लक। लेकिन तभी किसी ने कुछ अजीब नोटिस किया। फंबो वाईगैंग, क्या तुम नर्वस हो? तुम्हारे हाथ बहुत जोर से कांप रहे हैं। अरे, स्क्रीन क्यों हिल रही है? वाईगैंग उलझ गया। मेरे हाथ नहीं कांप रहे, उसने जोर देकर कहा। लेकिन स्क्रीन पर दिख रही कंपकंपी से इनकार करना नामुमकिन था। व्यूअर्स ने उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। हाँ हाँ, जरूर। तुम तो पक्के डर गए हो। मुझे ये बात नहीं जंच रही। तुम कॉवर्ड साबित हो गए। लेकिन जब वाईगैन ने ध्यान से आसपास देखा, तो उसी पल उसे भी सच्चाई समझ आ गई। उसके हाथ नहीं कांप रहे थे। पूरी लैबिरिंथ उसके चारों तरफ बुरी तरह हिल रही थी। मैं सच कह रहा हूं, उसने ऊंची आवाज में कहा। ये मेज खुद हिल रहा है। और तभी एक कान फाड़ देने वाली आवाज के साथ विशाल दीवार का एक हिस्सा फटकर खुल गया और पीछे एक बड़ा टेढ़ा-मेढ़ा छेद छोड़ गया। घबराहट एकदम फूट पड़ी। आखिर हो क्या रहा है? कोई चीख पड़ा। उस अंधेरे खुले हिस्से से हजारों मॉन्स्टर्स ऐसे उमड़ पड़े जैसे खुद मौत ने रूप ले लिया हो। वे एक जिंदा बाढ़ की तरह आगे बढ़े और कुछ ही सेकंड में प्लेयर्स और अपने बीच की सारी दूरी निगल गए। रेड टीम डर के मारे तितर-बितर हो गई और जो थोड़ी बहुत व्यवस्था थी वह भी पल भर में टूट गई। जैसे ही उन मॉन्स्टर्स में से एक साफ तौर पर स्क्रीन पर दिखा, लाइव स्ट्रीम चैट अलार्म की तरह फट पड़ा। भागो! हे भगवान! वाईगैन तो अब पक्का गया। हे भगवान, वाईगैन भागो! व्यूअर्स चैट में चीख रहे थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पलक झपकते ही एक बीस्ट झपटा और उसके ठीक से प्रतिक्रिया देने से पहले ही उसे दबोच लिया। इस जगह को छोड़ दो। हम मारते नहीं हैं। हम सिर्फ दूर भगाते हैं। अगर मरना नहीं चाहते तो चले जाओ। ये शब्द एक अजीब सी संयमित ठंडक के साथ गूंजे और मेज के बाहर बाकी दुनिया को अब भी अंदाजा नहीं था कि टेपूस के भीतर असल में क्या हो रहा है। लेकिन इस जगह के दफन इतिहास के मुताबिक कभी एक ऐसी कैलामिटी आई थी जो बिना किसी चेतावनी के प्रकट हुई थी। उसने न कोई घोषणा की, न कोई भविष्यवाणी हुई। वह बस आ गई और उसी पल से दुनिया की किस्मत बदल गई। वह प्राचीन आपदा एक जमी हुई मेडन की ओर बेरहम निश्चितता के साथ बढ़ी। उसका शरीर इतना विशाल था कि उसने खुद सूरज को ढक लिया
और उसके नीचे की हर चीज पर छाया छा गई। उसका ऑब्सिडियन जैसा शरीर ऐसा भय फैला रहा था कि लगता था जैसे ये डर इंसान की हड्डियों के गूदे तक जमा दे। मेडन के कांपते हाथों से फल छूटकर जमीन पर गिर गया। उसी पल जिसने भी वह दृश्य देखा, उसकी प्रवृत्ति ने एक ही सच चीखकर कहा, अगर वह प्राणी कभी पूरी तरह जाग गया तो पूरा कॉन्टिनेंट पूरी तरह विनाश की ओर चला जाएगा। मानवता उसे रोकने के लिए एकजुट हो गई। हताश परिषदें बुलाई गईं और डर से भरी आवाजें कई जागी हुई रातों तक बहस करती रहीं। हम इसे टेपूस से निकलकर पूरे भूभाग में फैलने नहीं दे सकते, उन्होंने कहा, क्योंकि वे जानते थे कि असफलता का मतलब सब कुछ खत्म होना होगा। क्या सच में दुनिया को बचाने का अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है? आखिर में उन्होंने सबसे क्रूर उत्तर चुना जिसकी कल्पना की जा सकती थी। उन्होंने टेपूस के हर नागरिक के मांस और रक्त की बलि दी और फोरबिडन ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करके उस प्राणी को अनंत नींद में सील कर दिया, उसे अनअवेकेंड वन बना दिया। और अब अंधेरे में फंसी हुई हजारों आत्माएं पीड़ा में चिल्ला रही थीं, मुझे बाहर निकालो, बहुत दर्द हो रहा है, मैं अब इसे और सह नहीं सकता, कोई मुझे बचा लो। और अगर मुझे बचाया नहीं जा सकता तो फिर बस मुझे मार दो, कृपया इस पीड़ा को खत्म कर दो। उन आवाजों को सुनकर ली होयोल को आखिर पूरी सच्चाई समझ आ गई। इस जगह के लोग बस मरे नहीं थे, उन्हें ब्लैक मैजिक के लिए जीवित बलि में बदल दिया गया था और उस भयावह चीज से बिना मुक्ति के बांध दिया गया था। उस क्रूरता का भार उसके सीने पर चोट की तरह लगा। जो कुछ वहां हुआ था, उसके वजन से वह कुछ पल के लिए निःशब्द रह गया। तो यही है टेपूस का असली इतिहास। अब समझ आया कि ये जगह इतनी टेढ़ी मेढ़ी और रहस्यमय लाबिरिंथ क्यों बन गई। इसकी नींव में समाया हुआ दुख सब कुछ समझा रहा था। तभी ली होयोल की आवाज उस निराशा को चीरती हुई उठी, दर्द भरी चीखों के बीच साफ और दृढ़। मैंने तुम्हारी पुकार सुन ली है, उसने घोषणा की। इस त्रासदी का अंत मैं करूंगा। वह प्राणी जिसे कभी जागना नहीं चाहिए, इस सारे विनाश की जड़, उसका फैसला उसके अपने हाथों से होगा। उसने ठान लिया था कि इस दुःस्वप्न की जड़ को वह खुद मिटाएगा। ठीक उसी पल सिस्टम ने तेज ध्वनि के साथ प्रतिक्रिया दी। क्वेस्ट डिफीट द अनअवेकेंड फॉर्म स्लम्बरिंग इन द अबिस। यह नोटिफिकेशन ऐसे उभरा मानो खुद लाबिरिंथ ने उसके संकल्प को स्वीकार कर लिया हो। स्टेटस इन प्रोग्रेस। इस सब के बिल्कुल केंद्र से थोड़ा बाहर फैबियन ज़ालोंग और लॉन्ड साफ तौर पर घबराए हुए दिख रहे थे, क्योंकि वे उसे रोकने के लिए भागते हुए पहुंचे थे। दोनों इस बात से परेशान थे कि उसने कितनी सहजता से सीधे इस आपदा के दिल की ओर बढ़ने का फैसला कर लिया। क्या तुम सच में सीधे मेज के अंदर दौड़ने वाले हो? वे चिल्लाए। ये सुइसाइड है। तभी उस अफरातफरी के बीच लॉन्ड ने अचानक कुछ देखा और झटके से सिर घुमा लिया। रुको, उधर देखो।